गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो विवाह टॉपिक में हम लोग सब टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है कि कुंडली में दाम्पत्य सुख को कैसे देखें। कुंडली में दाम्पत्य सुख को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें पहली बात यह आती है कि कुंडली में कौन कौन से भावों से क्या क्या देखा जाता है। अगर हमें ये पता हो तो यहाँ पर मैं एक रफ कुंडली बना रही हूँ। ये मैं हैंडमेड ही बना देती हूँ। यहाँ पर जब हम कोई भी चार्ट देखते हैं तो उसमें पहला भाव जो होता है वो लगन व्यक्ति को खुद को बताता है, यानी कि जातक है। और जातक की पति या पत्नी यानी कि स्पाउस का घर जो होता है वो 7वां होता है। अब यहां से जातक के सुख भाव हो गया ये, यानी कि 4th हाउस। और इसके साथ साथ जातक के कर्तव्यों का भाव कहलाता है 10वां भाव। अब इसी तरह से अगर स्पाउस के उससे देखें तो स्पाउस का जो सुख भाव होगा वो होगा ये वाला भाव, यानी कि स्पाउस से 4th, यानी कि नेटिव के कर्तव्य ही स्पाउस के सुख बनते हैं। उसके बाद स्पाउस के कर्तव्य ही नेटिव के सुख बनते हैं। यानी कि ये बहुत 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 जरूरी है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और उसका स्पाउस पति या पत्नी भी अपने कर्तव्यों का पालन करे, तभी वो एक दूसरे को सुख दे सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि कुंडली में कैसे देखें कि पति और पत्नी एक दूसरे को सुखी रख पा रहे हैं। कर्तव्यों के पालन के अलावा भी परिवार को खुश रखना और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मानी जाती हैं कि दाम्पत्य सुख का बेस बनता है। अब यहाँ पे कहते हैं द्वितेश, यानी कि सेकंड लॉर्ड। सेकंड लॉर्ड को क्यों लिया? क्योंकि सेकंड हाउस कुटुंब का होता है। तथा सप्तमेश, 7th लॉर्ड, यदि केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित होकर गुरु से दृष्ट हो तथा सप्तमेश से 2nd, 7th या 11th भावों में शुभ ग्रह हो तो उत्तम दाम्पत्य जीवन का संकेत मिलता है। यानी कि किसी भी भाव का इम्पैक्ट नहीं आया, किसी भी ग्रह का इम्पैक्ट नहीं आया और दाम्पत्य सुख, परिवार भी खुश, व्यक्ति भी खुश और उसका दाम्पत्य जीवन भी एक उत्तम स्थिति को प्राप्त करता है। गुरु की का आशीर्वाद प्राप्त हो गया दृष्टि से। और साथ में कहते हैं कि सप्तमेश से 2nd, 7th और 11th हाउस में भी शुभ ग्रह हो तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। सूर्य या शुक्र सप्तमेश हो, यानी कि 7th भाव में या तो 5 नंबर राशि हो या फिर 2 या 7 हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। क्या? सप्तमेश। सप्तमेश क्या हो? शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तथा गुरु 7th भाव में हो तो निश्चय ही बालक का वैवाहिक सुख श्रेष्ठ होता है। तो जब केंद्रों में शुभ स्थानों पर यानी विवाह वाले भावों पर अच्छे ग्रहों की स्थिति होगी तो वैवाहिक जीवन अच्छा ही होगा। तीसरा पॉइंट कहते हैं, यदि सप्तमेश तथा गुरु की युति हो, सूर्य या सप्तमेश ना बुध से और ना ही शुक्र से दृष्ट हो। ठीक है, तो क्या होता है? एक सुखी वैवाहिक जीवन मिलता है। सप्तमेश के साथ गुरु की युति हो, सूर्य या सप्तमेश ना तो बुध से ना ही शुक्र से दृष्ट हो, तो कहते हैं कि सुखी वैवाहिक जीवन मिलेगा। चौथा कहते हैं कि जन्म कुंडली का सप्तमेश तथा कारक ग्रह शुक्र बली होकर गुरु से दृष्ट या युक्त हो तो सुखी वैवाहिक जीवन, यानी कि गुरु का आशीर्वाद अगर किसी जातक को मिल रहा है
सप्तम भाव पर, सप्तमेश पर, और शुक्र भी बली है, तो वैवाहिक जीवन सुखी है। सप्तमेश या शुक्र शुभ राशि शुभ नवांश में हो, दशमेश भी शुभ व बली हो। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पहले बात की थी दशम भाव से रिलेटेड, यानी कि कर्तव्यों से रिलेटेड, तो अगर यहाँ पर दशमेश भी शुभ और बली है, तो यानी कि व्यक्ति जो है वो कर्तव्यशील है। तो अगर कर्तव्यशील है तो अपने परिवार को खुश रखेगा। अब बात आती है अगली, शुक्र से नवम भाव में। जब भी हम विवाह के लिए कुंडली देखते हैं तो हम कहते हैं लगन से भी देखो, चंद्र लगन से भी देखो, और साथ में शुक्र के लगन, शुक्र को लगन बनाकर भी देखो। तो यहाँ पे दाम्पत्य सुख के लिए शुक्र से नवम भाव में अगर शुभ ग्रह हैं और शुक्र से जो 9th लॉर्ड आ रहे हैं वो भी शुभ और बली है, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, सुखी रहता है। ठीक है, अब आगे की बात, सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट कहते हैं लगन में मंगल की राशि हो, मेष राशि वृश्चिक राशि बढ़िया योग देती है, क्योंकि लग्नेश मंगल होने के कारण शुक्र सप्तमेश हो जाते हैं, तो प्राय वैवाहिक सुख को वृद्धि करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन हाउसेस के यानी कि लगन लॉर्ड और 7th लॉर्ड का स्ट्रांग होना भी जरूरी है। केवल इतना कह देना कि ये, लेकिन फिर भी अगर मेष लगन है, वृश्चिक लगन है, तो दाम्पत्य सुख अच्छा ही होता है। अगली बात आती है, यदि सप्तमेश बली हो, चतुर्थ भाव में शुक्र हो, सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि हो, तो यह योग बनता है, कैसा योग? सुखी गृहस्थ योग बनता है। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन पूर्ण सुखी होता है, जीवन में पति पत्नी को सुख मिलता है, सभी प्रकार की ऐश्वर्यशाली वस्तुओं का उपभोग उन्हें सहज में ही मिल जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब वही है कि सप्तम भाव पे कोई पीड़ा ना हो, सप्तमेश पर कोई पीड़ा ना हो, इसी तरह से शुक्र पर भी कोई पीड़ा ना हो, तो सुखी वैवाहिक जीवन बीतेगा। विवाह के उपरांत किन किन लोगों का भाग्योदय होता है, हमें ये भी समझना चाहिए। कह रहे लग्न से या चंद्रमा से सप्तम, लग्न से भी देख सकते हैं, चंद्रमा से भी सप्तम स्थान को शुभ ग्रह या सप्तमेश देख ले या फिर वही हो जाए, तो यह योग बनता है। यानी कि सप्तम भाव की बहुत इंपॉर्टेंस है, कहां से? लगन से या चंद्रमा से। क्योंकि ऊपर हमने ये जाना था कि हम कुंडली को चंद्र, लगन, चंद्र और शुक्र तीनों से ही देखते हैं। ऐसे जातक को विवाह उपरांत अपने जीवन साथी से धन संपत्ति मिलती है और उनका भाग्योदय भी विवाह के पश्चात ही होता देखा गया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे पुराने समय में, आज के समय में तो पहले कहते हैं कि पहले नौकरी कर ले तब शादियां करेंगे, लेकिन पुराने समय में ये कहते थे कि लड़के की शादी कर दो, जिम्मेदारी अपने आप समझने लगेगा। क्यों ऐसा कहा जाता था? क्योंकि जब उसकी पत्नी आ जाएगी तब उसको कर्तव्यों का एहसास होगा, यानी कि वो अपने स्पाउस को, पत्नी को खुश रखना चाहेगा और उसका सुख उसके कर्तव्यों में ही है। यानी कि व्यक्ति के प्रोफेशन या कर्मों में ही पत्नी का सुख है। तो ये कहा जाता था पुराने समय में कि व्यक्ति क्या विवाह कर दो तो ये अपने आप अपनी जिम्मेदारी समझेगा। अब जिम्मेदारी का क्या मतलब है? यानी कि कर्तव्य, अपने कर्तव्यों को समझेगा और कर्तव्यों को निभाएगा, तो उसकी पत्नी खुश रहेगी। उसके बाद आता है दीर्घजीवी पत्नी योग, लगन से 8वें भाव। अब ये जो यहाँ पत्नी लिखा है इसको पति भी माना जा सकता है, मतलब वाइस वर्सा, दोनों के लिए मानिए, पति या पत्नी योग।
लगन से 8वें भाव पर शुभ ग्रहों के होने से यह योग बनता है। अगर स्त्री की कुंडली है और 8वें भाव में शुभ ग्रह है, तो लगन से 8वें भाव पर शुभ ग्रह होने पर पति या पत्नी दीर्घजीवी होते हैं। ठीक है, यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ जी मैम। जी मैम, अगर वहाँ 8th हाउस में कोई ग्रह ना हो तो? कोई दृष्टि हो, अगर दृष्टि भी नहीं है तो वहां का जो डिस्पोजिटर है यानी कि राशिश है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छी हालत में। ठीक है। जैसे माना कोई भी लग्न की कुंडली ले लीजिए आप, किसी भी लगन की कुंडली, माना कर्क लगन ही ले लीजिए। कर्क लगन को सबसे अजीब लगन माना गया है क्योंकि सप्तमी शनि हो जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कर्क लगन है, अष्टमेश कौन हुए? शनि हुए। उस कुंडली में शनि अगर उच्च के हैं तो ओके। शनि उच्च के हैं, गुरु की दृष्टि पड़ गई, समझ तो गए ना? मतलब यानी कि स्पाउस की अगर लंबी आपने कहा आयु। कि वहां, हाँ, स्पाउस की लंबी आयु हो, आपने जैसे कहा कि वहां पे कोई ग्रह ना हो तो ठीक है, नहीं हो, लेकिन राशिश बली हो। अब राशिश बली कैसे हो सकता है? या तो वो उच्च का हो जाए और साथ में शुभ प्रभाव में भी हो जाए, गुरु की दृष्टि हो जाए, तो इससे क्या होगा? आयु लंबी। चलिए अब आगे बढ़े। और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, तो कह रहे हैं ऐसे जातक की पत्नी की मृत्यु पहले नहीं होती, पत्नी सौभाग्यवती होती है, हालांकि शास्त्रों में इस योग को अच्छा नहीं माना गया। जब हम दीर्घ पत्नी योग लिख रहे हैं तब ये अच्छा नहीं माना गया, लेकिन अगर ये पत्नी पति के लिए देखा जा रहा है, स्त्री की कुंडली में देखा जा रहा है तो ठीक है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि तो फिर खराबी कैसे आती है, दाम्पत्य सुखों में कमी कैसे आती है? तो कहने को तो मैं ये भी कह सकती हूँ जो हमने सूत्र ऊपर पढ़े हैं उन्हीं का उल्टा हो जाए तो, लेकिन कुछ अगर हम उसको लिखने लगे तो कहते हैं सप्तमत शनि विवाह में विलंब देता है, बाधा देता है और दाम्पत्य सुख में कमी भी दिखाता है। सूर्य तथा शुक्र का संबंध पंचम सप्तम या नवम में आ जाए तो दाम्पत्य सुख में कमी आती है। अब सूर्य और शुक्र के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आपस में शत्रु राशि, शत्रु ग्रह है। ठीक है, और सूर्य विच्छेदकारी भी है, ऐसे ही शनि भी विच्छेदकारी है, तो इसलिए दाम्पत्य सुख में कमी देते हैं। चतुर्थ भाव में बलि पाप ग्रह है, मंगल की उपस्थिति दाम्पत्य सुख या पारिवारिक सुख में बाधक होती है। अब चतुर्थ भाव क्यों लिया है, आप यहां पर समझ जाइए कि चतुर्थ भाव में अगर इस तरह की बात आती है कि मंगल की उपस्थिति है, चतुर्थ भाव में बलि पाप ग्रह है, तो दाम्पत्य सुख में वो देते हैं परेशानियां। लेकिन यहां पर हमें यह भी समझना चाहिए कि अगर स्वराशि के मंगल हो गए तो ऐसा ना कहिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अपने भाव, अपनी राशि यानी कि अपने घर को खराब नहीं करता, ये वाली बात साथ साथ जोड़ते जाइएगा। यदि सप्तम भाव में मध्य स्थिति पाप ग्रह के नवांश में हो, अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। हमने कहा कि सप्तम भाव की मध्य भाव स्थिति निकाल लो, यानी कि जब हम चलित कुंडली बनाते हैं, मैं थोड़ा नीचे बना लेती हूँ, तो जो लगन मध्य होता है वही सप्तम मध्य होता है, बस राशि बदल जाती है। यस और नो? हमने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया कि यहाँ पे माना 7 नंबर राशि है, तो और जो लगन है वो 6 सायन 15 डिग्री का है, तो अगर यहाँ 7 नंबर राशि है तो यहाँ कौन सी आएगी? मेष आएगी। तो हो जाएगा 0 साइन 15 डिग्री। तो अगर 0 साइन 15 डिग्री है तो इसको D9 में कहां पर आएगा?
वैसे तो लगन से ही पता चल जाएगा। 7 नंबर का लगन है, 15 डिग्री का है, तो D9 में कहाँ जाएगा? इतनी जल्दी नहीं बोलना। पांच में नवांश में मैम। दो पांच दो में नंबर नवांश राशि, 1 2 3 वृश्चिक 4 राशि। 5, पांचवें नवांश तो में। ये हो गया 8 9 10 11, यानी कि 11 नंबर। मैम अगर आप D9 की बात कर रही हैं तो D9 में जो काउंटिंग होगी वो 10 से होगी ना? या मैं गलत हूँ? नहीं, ये 7 नंबर से है ना, 7 सही होगी। अच्छा 7 नंबर कर लेंगे। सही होगी। अच्छा 6 7। तुला राशि है ना, ठीक है। तो तुला राशि की तो काउंटिंग तुला से ही होती है। तो अब देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है कि यदि सप्तम भाव में मध्य स्थिति, सप्तम भाव की जो मध्य स्थिति है, सप्तम भाव की मध्य स्थिति का मतलब क्या हो गया? यानी कि सप्तम भाव मध्य D9 में जहां पर आता है, तो ये कौन से भाव में आया? तीसरे भाव में। तीसरे भाव को शुभ भाव कहा गया है, अशुभ भाव कहा गया है? त्रिशदाय भाव है। त्रिशदाय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर पाप ग्रह के नवांश में हो तो पत्नी झगड़ालू और संदेह करने वाली होती है। ऐसे नवांश में चला जाए जहां पर पाप ग्रह का प्रभाव भी आ जाए। अब पूरा चार्ट देखने से पता चलेगा ना, वैसे तो भाव देख लेंगे तो त्रिशदाय भाव हो गया। तो अगर यहाँ पर इस जगह पर क्या हो, पाप ग्रह का प्रभाव हो, तो ये माना जाएगा कि पत्नी झगड़ालू होगी, पत्नी या पति झगड़ालू व संदेह करने वाले होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 7वें का स्वामी D9 में जहां जा रहा है, उस भाव पर अगर पाप प्रभाव दिखाई दे तो ये मान लीजिए कि झगड़े करने वाले होंगे। 5वां देखिए, सप्तम भाव में मंगल या शनि, और वो राहु के नक्षत्र में हो, तो राहु तो कंफ्यूजन दे देता है ना, तो दाम्पत्य जीवन में तनाव देते हैं। ठीक है, लग्न में चंद्रमा या सूर्य की राशि होने से दाम्पत्य सुख में कमी आती है, क्योंकि अब आप कहेंगे कि क्या कर्क राशि वाले या सिंह राशि वाले खुश नहीं रहते? प्रॉब्लम बस यहाँ आती है कि यहाँ पे जो सप्तमेश हो जाते हैं वो शनि हो जाते हैं, क्योंकि ये प्राय दाम्पत्य सुख के शत्रु बन जाते हैं और दाम्पत्य सुख की हानि या कमी करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे चार्ट देखे हैं जो कर्क लगन के, या तो पति पत्नी साथ नहीं रह पा रहे, और अगर साथ रह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ा सा झगड़ा या दाम्पत्य सुख की कहानी तो है, कमी है। तो मैम सेम हम सिंह लगन वाले लोगों के लिए भी सेम ही चीज बोलेंगे। तो इसीलिए बोले चंद्र तथा सूर्य की राशि लगन में होने से। मैम अगर सिंह लगन है और सूर्य भी अगर लगन में बैठ जाए तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम देखिए, है ना? बात ये है कि सूर्य तो विच्छेदकारी ही है ना, जी। तो अगर वो लगन में बैठ रहे हैं तो सेल्फ सेंटर्ड है बंदा, स्पाउस पे कैसे ध्यान देगा? और जब मैम ऐसे लोग जब एडमिट नहीं करते अपनी बात को, तब हम क्या बोलें? लेकिन अगर गुरु की दृष्टि आ जाए ना रुचि, तो ठीक रहता है। गुरु गुरु की दृष्टि आ जाए तो ठीक रहता है। अगर गुरु साथ में ही बैठ जाए, युति में हो तो, लगन में ही, तो फिर ये अब देखिए 5 नंबर अगर सिंह राशि है तो उसमें गुरु कौन है? 5 6 7 8 9, तो पंचमेश है, पंचमेश है और वो है तो ठीक है, प्रेम अष्टमी। रहेगा। अष्टमेश भी है, तो प्रेम भी रहेगा। और थोड़ा सा यहाँ पर ये जरूर है कि व्यक्ति थोड़ा संदिग्ध टाइप का रहेगा, उसके प्रेम कुछ संदिग्ध, क्योंकि एट्थ मैम लॉर्ड भी है ना, मैम लॉर्ड सिक्रेसी। हाँ जी, अगर जैसे आपने अभी बोला कि सूर्य लगन में है तो सेल्फ सेंटर्ड है, तो सूर्य जहां भी होगा तो वहां से लेके सेल्फ सेंटर्ड होगा। ऐसा नहीं कहा, अब उन्होंने कहा नहीं, सिंह मैं लगन पूछ की रही कुंडली है।
ओके, कुंडली ही सूर्य की है। अच्छा, अपने लगन में बैठ गए तो सेल्फ हाँ तो सेंटर्ड है। ये, जी जी जी। और अब यहाँ अगर पर एक दूसरी, बात मैंने कही है कि 5 नंबर राशि है, सिंह लगन है, सूर्य यहीं बैठे हैं, साथ में गुरु बैठ गए, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, तो गुरु दृष्टि दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी दृष्टि दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी दृष्टि दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर सप्तमेश यहीं कहीं बैठ जाए, जैसे शनि यहाँ बैठ जाए, शनि यहाँ बैठ जाए, या शनि यहाँ बैठ जाए, तो गुरु की दृष्टि अच्छा काम करेगी। जी, मेरे पास एक कुंडली है जिसमें ये सेम इसी कुंडली का है और शनि बैठे हैं छठे भाव में अपने से द्वादश, हाँ, तो अपनी यहाँ गुरु की स्वराशि। दृष्टि नहीं आ रही ना राजे, जी 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 जी, 6th तो हाउस में। शनि अपने भाव में बैठे हैं, तो वो बीमारियों से दूर कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है ना। और वैसे भी यहाँ से ये अपने से, देखिए मेन तो मूल त्रिकोण राशि को मान लेना चाहिए ना, हम्म तो मूल त्रिकोण राशि तो इनके सप्तम भाव में है। हम्म अब मूल त्रिकोण राशि से ये 12th हो गए हैं यहाँ पर, तो बीमारियों से रोकथाम करेंगे, रोग ऋण रिपु से रोकथाम करेंगे। जी। ठीक है ना, रोग ऋण रिपु से रोकथाम करेंगे, लेकिन क्या विवाह दाम्पत्य सुख देंगे? नहीं मैम, व्यय हो रहा है उसका। उसका व्यय हो रहा है, दाम्पत्य सुख का व्यय हो रहा है। चाहे गुरु की दृष्टि भी आ रही है ना, तो वो जी। भाव पे आ रही है, हम्म भाव पे आ रही है ये दृष्टि। ये D1 है, सॉरी स्क्रॉल हो गया, रुकिए। मैम, महापुरुष योग केंद्र में ही कंसिडर किए जाते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, महापुरुष योग केंद्र में ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुखी दाम्पत्य जीवन में लग्नेश सप्तमेश तो परस्पर शत्रु हो, वैसे तो मैक्सिमम केसेस में परस्पर शत्रु ही होते हैं, लेकिन ऐसे केस में हमें ये देख लेना चाहिए कि तत्कालिक मित्रता है क्या। जैसे हमने कहा कि यही यही सिंह लगन का ही चार्ट ले लो, तो सिंह लगन में यहाँ पर सूर्य की राशि लगन में है और शनि की राशि सप्तम में है, तो यानी कि लग्नेश और सप्तमेश परस्पर नैसर्गिक रूप से तो शत्रु है। शत्रु है, नैसर्गिक शत्रु है। लेकिन अगर तत्कालिक मित्र हो गए तो काफी चीजें ठीक हो जाती हैं। और वैसे भी गुरु की दृष्टि आ रही है ना। तत्कालिक मित्र हो जाए तो काफी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर देखो, 1 2 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर तो शनि रेट्रो भी हो गए। सॉरी हो गया फिर से। भी है मैम। और तत्कालिक शत्रु भी हो गए, यानी कि अति शत्रु, है ना। तो वो स्थिति संभली नहीं, दाम्पत्य सुख में मुश्किल तो होगी। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि स्पाउस बीमार हो। अच्छा। स्पाउस क्योंकि शनि की ही राशि है और शनि अपने से 12वें हो गए, तो आए दिन उन्हें हॉस्पिटल जाना है, बीमारी है। ठीक है ना, तो ये चीज दिखाई देती है ऐसे में। तो ऐसे में फिर क्या होता है ना कि बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो वो दाम्पत्य सुख में कमी ही होती है, वो चीज भी कि आप एंजॉय नहीं कर पा रहे दाम्पत्य की जीवन को। ठीक है ना। तो आपने कहते सुना भी होगा, कुछ लोग कह देते हैं, मुंह फटोते कह देते हैं कि जब से आई है तब से ऐसे। हाँ जी हाँ जी। चलिए एनीवे, लग्नेश परस्पर शत्रु हो। अब यहाँ पर जो बात कही गई है उसको ध्यान दीजिएगा, सप्तमेश 5 अंशों से नीचे हो या अस्त हो तो यह योग बनता है, यानी कि दुखी दाम्पत्य जीवन रहता है। सप्तमेश की डिग्री को भी देखना चाहिए। सप्तमेश की अगर डिग्री बहुत कम है
तो भी कलेश का कारण हो सकता है। अस्त हो यानी कि दोनों साथ बैठ जाएं, तो साथ बैठने में भी तो शत्रुता होती है। माना एक चीज यहाँ पर हमें ये भी तो समझना है कि माना सूर्य के साथ ही बैठ गए शनि, कहीं भी बैठ जाए, रेट्रो ना भी हो, तो भी तो शत्रुता रहती है, परस्पर शत्रुता, हाँ जी। है ना। तो ये चीज है, अस्त हो जाए तो दुखी दाम्पत्य जीवन बनता है। चरित्रहीन पत्नी के योग, इसको आप पुरुष की कुंडली के लिए भी मान सकते हो। कहते हैं यदि अष्टमेश अष्टम स्थान में भी हो तो यह योग बनता है। अब ऐसा क्यों कहा है, इसको समझिएगा कि ऐसे पुरुष को पत्नी संदिग्ध व्यवहार करने वाली, चरित्रहीन अथवा व्यभिचारिणी मिलती है। सीक्रेसी रहेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि 8th हाउस मतलब जो है गुप्त स्थान है कुंडली का। मैम 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में ही हूँ। हाँ, ओके। यदि 6th लॉर्ड 8th लॉर्ड 9th लॉर्ड यदि पाप ग्रहों से युक्त हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो भी यह योग बनता है। ऐसे पुरुष को पत्नी संदिग्ध व्यवहार करने वाली, चरित्रहीन अथवा व्यभिचारिणी मिलती है। अब इसको आप केवल पत्नी ना लगा के पति भी समझ लीजिए, मतलब वाइस वर्सा। However, पति, चरित्रहीन पति के 2 योग अलग लिखे हैं, लेकिन फिर भी इस दोनों को समझिएगा। सप्तम भाव में पाप ग्रह अशुभ योग करके बैठे हो तो यह योग बनता है। ऐसे स्त्री का पति चरित्रहीन हो सकता है। चंद्रमा शुक्र यदि पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो ऐसा हो सकता है। शुक्र और शनि 7वें 8वें 10वें स्थान में हो तो यह योग बनता है। शुक्र और शनि 7वें 8वें 10वें स्थान में, यानी कि दोनों युति करके। छठे भाव का स्वामी, वो कहते हैं ना हर्ष योग बन गया, हर्ष योग बन गया। छठे 8वें या 12वें में हो तो यह योग बनता है। 1 मिनट म्यूट कर लीजिएगा, जिसकी भी वो पंखे की आवाज से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। शनि 7वें तथा शुक्र चंद्रमा से 10वें हो जाए, शुक्र चंद्रमा से 10वें स्थान में हो, क्या हो, कुंडली बना लेते हैं। यहाँ पर कह रहे शनि महाराज तो बैठे हो कहाँ पर, 7वें में, और शुक्र चंद्रमा से 10वें स्थान में। चंद्रमा जहां पे भी हो कुंडली में, उससे 10वें स्थान पर कौन हो जाए, शुक्र हो जाए, तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ सूत्र हैं जिनको पढ़कर आप लोग अलग अलग कुंडलियों पे लगाकर देखिए और ये पता कीजिए कि क्या ये सूत्र, हाँ जी, कितने फिट बैठते हैं अलग अलग कुंडलियों पे। ठीक है, इन सूत्रों के जो सोर्स है मैं आपको बता देती हूँ। किताब का नाम, एक राइटर हैं नेमी चंद्र शास्त्री जी, बहुत फेमस किताब उन लिखते हैं, वहां से पढ़िएगा। ठीक है।